Good morning, students. In today's lecture, we will do next topic that is replication, and this was already discussed. The definition of replication is the formation of DNA from DNA. So, in the today's lecture, we will discuss what type of enzymes and what type of mechanism working behind this replication of DNA. So here you look at this in diagram. I'll show you the diagram. This diagram is showing कि how DNA gets replicate. So बेटा इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टैंड्स हैं. हमारे पास कौन से 5 प्राइम टू 3 प्राइम ब्लू लाइन दिखाई दे रही है. इसके बाद लिखा है कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस. दूसरा स्टैंड हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो बेटा हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा DNA है वो अपनी एक और कॉपी जनरेट करता है. तो जनरेट करने पे क्या होता है कि जो DNA के बीच में बेस पेयरिंग होती है 5 प्राइम दोनों स्टैंड्स के बीच में, वो टूट जाती है और दोनों स्टैंड आपस में ऐसे खुल जाते हैं. आप देख रही हो ना, ब्लू वाली लाइन इधर को जा रही 3 प्राइम पर, इधर 5 प्राइम वाली की इधर को जा रही है. तो ये हमारी लाइन है ब्लू वाली, और ये दूसरी लाइन इधर जा रही है 5 प्राइम वाली ब्लू वाली लाइन. ये हमारा जो DNA का खुलना है इसको कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ DNA हमारा यहाँ पे अच्छी तरह खुल जाता है. ठीक है, पूरा नहीं खुलता, कुछ सेगमेंट में टर्न बाय टर्न धीरे धीरे ओपन होता है. होने के बाद बेटा हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. तो बेटा हमेशा जो सिंथेसिस होगी वो हमारी कौन सी डायरेक्शन में होगी. ये देखो, ये 5 प्राइम है ना रेड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इधर भी रेड वाले डॉट देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड तक. तो जो हमारी सिंथेसिस हमेशा होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है. और बेटा ये जो DNA के 2 स्टैंड्स होते हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है. इधर देखो रेड लाइन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जहाँ पे कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस लिखी हुई है, इस स्ट्रैंड पे जो सिंथेसिस होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है. इसको हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस. दूसरे स्टैंड पे जो कंधे सिंथेसिस होती है वो पार्ट्स में होती है. ठीक है, आप रेड 3 एरो देख रहे हो ना, 3 एरोज. तो इस स्टैंड के भी जो सिंथेसिस होती है वो हमारी पार्ट्स में होती है. इसे हम डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस बोलते हैं. और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. कौन से फ्रेगमेंट्स बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. तो इन फ्रेगमेंट्स ये बाद में आपस में DNA लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन कर जाते हैं और हमारा नया DNA स्टैंड पूरे का पूरा कंप्लीट बन जाता है और दोनों स्टैंड आपस में सिंथेसाइज कर लेते हैं. और बेटा हमने पिछले एक मेल्सन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा ही था. ये देखो, ब्लू वाली लाइन 50% कौन सा है? पेरेंट्स का स्टैंड है. रेड वाली 50% न्यूली स्टैंड है. आफ्टर एप्लीकेशन जो हमारे नया स्टैंड बनता है उसमें 50% पेरेंट स्टैंड होता है, 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड होता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ DNA रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, जिसमें आधा पेरेंट्स का होता है, आधा न्यूली सिंथेसाइज होता है. सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विद, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जितने भी बेटा लिविंग सेल्स हैं, चाहे हमारे कोलाई है, चाहे कोई यूकैरियोट है, सभी के बीच में रेप्लिकेशन होती है. DNA से DNA बनता है. ठीक है, और वो जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसका मेन एंजाइम कौन सा है? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. यहाँ पे लिखा है ना, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. सो ये हमारा सबसे मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन प्रोसेस को करता है. सो जो बेटा जो DNA स्टैंड पेरेंट स्टैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट. उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड. बेटा उसके कॉम्प्लीमेंट्री, अगर टेम्पलेट स्टैंड पे एडेनिन पड़ा है तो कॉम्प्लीमेंट्री पे कौन सा बेस पेयर आके लगेगा हमारे पास? थायामीन. साइटोसिन पड़ा है तो ग्वानिन लगेगा. ऐसे बेटा ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन होते हैं. तो ये कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. तो जो नंबर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करके नया स्टैंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स. लिखे ना, the main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase since it uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. तो ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है ये कॉन्टीन्यूसली ये एंजाइम क्या करता है? नए नए बेस पेयर्स एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन
जो है उनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को टन बाय टन ऐड अप करता रहता है और हमारा नया स्टैंड सिंथेसाइज होता रहता है। ठीक है, तो ये एंजाइम बहुत ही बेटा एफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को थोड़े से टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी ऐड अप करवा के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो जैसे ई कोलाई में बेटा हमारे पास कितने हैं 4.6 बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस के बीच में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट कर देता है प्रोसेस किसमें 18 मिनट्स में एक रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड हमारे क्या हो जाते हैं रेप्लिकेट हो जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, बेस पेयर्स की रेप्लिकेशन होके एक सिंगल सेकेंड में हमारे पास 2000 बेस पेयर्स क्या करते हैं पॉलीमराइज करके नया वो बना लेते हैं, नया स्ट्रैंड। तो बेटा इसकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। अगर इसके बीच में एक्यूरेसी में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको म्यूटेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है बेटा। इसके लिए हमें एटीपी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स एटीपी। तो जितने भी हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं बेटा उनका ड्यूल पर्पस होता है। ठीक है, तो ये बेटा एज ए सबस्ट्रेट तो एक्ट करते ही करते हैं बेटा। ये क्या करते हैं हमारे साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए एनर्जेटिकली। तो किसकी फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और बेटा जो हमारे डीएनए का इस तरह से जैसे दो फोक्स की ओपनिंग को नहीं, इसको हम रेप्लिकेशन फोक बोलते हैं इस ओपनिंग को। और बेटा मैंने पहले ही बता दिया है बच्चों कि जो हमारी 5' to 3' पॉलीमराइजेशन होगी एक स्टैंड पे कॉन्टीन्यूस होगी, दूसरे पे डिसकॉन्टीन्यूस होगी। आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हो। और बेटा जो डिसकॉन्टीन्यूस है वो आपस में किसके हेल्प से जुड़ेंगे, ये देखो डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है, जो क्या करेगा इन स्टैंड्स को जोड़ देगा और हमारा एक पूरा नया स्टैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। और बेटा डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक भी ऐसे ही नई प्रोसेस को शुरू कर देता अपनी मर्जी से। ठीक है, जो रेप्लिकेशन है वो कहीं से भी नहीं शुरू हो सकती। रेप्लिकेशन के लिए एक हमारे पास डेफिनाइट रीज़न होता है। ठीक है, तो जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होती है उस रीजन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो बेटा हर रेप्लिकेशन को एक हमारे पास ओरिजिन चाहिए रेप्लिकेशन का। तो बेटा वो क्या होता है, रेप्लिकेशन का ओरिजिन एक छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस होता है, बेस पेयर्स होते हैं जहाँ से हमारे पास रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओरी बोल देते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। क्योंकि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स के लिए हमें क्या है वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर में भी ओरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूली डीएनए की सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने फर्दर इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपने बेटा सेल साइकिल पढ़ाई था। सेल साइकिल के अलग अलग फेज़ हैं, G0, G1, एस फेज़। तो जो थर्ड फेज़ है एस फेज़ के टाइम पे ही हमारे पास क्या होती है रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डबल होता है सेल साइकिल में। और बेटा अगर और सेल्स एस फेज़ का और सेल साइकिल का फेसिस का और मतलब जो हमारा फेस होता है माइटोटिक फेस, ठीक है ना, इसके फेस के बाद इंटरफेस बोलते हैं इसको, इस फेस के बाद माइटोटिक फेस होता है। तो रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट अक्रिंग, ये अगर प्रोसेस नहीं आपस में होती, नहीं प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होती, तो क्या हो सकता है जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, क्रोमोसोमल एब्रेशंस होंगी, जिसको हम पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, जो हमने मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़े थे। सो दीज रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन शुड बी इन अ हाईली कोऑर्डिनेटेड फॉर्म सो दैट न्यू म्यूटेशन शुड बी अकर। So this is all about the today's lecture, that is replication fork or replication. In this figure is showing replication. I recall it again. Replication is always occurring in 5' to 3' and जो कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है।
जो सिंथेसिस करता है, इट ऑलवेज सिंथेसाइज न्यू स्टैंड इन द डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम in one stand synthesis in a continuous form while in other stand synthesis in a discontinuous form, that is in parts. These parts are called Okazaki fragments, and later these fragments will join with the help of DNA ligase enzyme. This is all about the replication. Next, in the next lecture we will do transcription.